ये ऊपर में कुछ आवाज़ जा लिखा रही है है सभी के ऐसा। पास? यस सर। हाँ ठीक है। अभी हम वेट कर रहे हैं कि सभी लोग जो है एंट्री यस कर ले, सर। उसके बाद हम स्टार्ट करें। हम लोग कल साइंस के बारे में देखे थे और पूरा हम लोग समझे थे कि कैसे हम लोग जो है पढ़ाई करेंगे। तो आज हम लोग उसके पार्ट्स को फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे प्रेजेंटेशन के थ्रू। और हाँ, प्रेजेंटेशन के थ्रू। और सभी को फिर से हम लोग अध्ययन करेंगे। ये नहीं समझे तो और हम लोग ये पढ़ रहे अलाउड भी थे नहीं करते। भोजन। तो उसमें हम लोग देखेंगे प्रत्येक पार्ट्स को। सभी लोग शांति से जो है एक जगह बैठ जाइए और कोई मोबाइल को छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। जब हम आपसे प्रश्न पूछेंगे तभी आप लोग जो है उसका जवाब दीजिएगा। अदरवाइज आप लोग को कुछ नहीं बोलना है। चलिए। हाँ, चलिए अभी और हम वेट कर रहे हैं, 1-2 मिनट और वेट करेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग। देख डालो सभी पार्ट। और एक बात ध्यान देने वाली है कि समय है ना, समय से पहले आप 5 मिनट जो है पहले कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से सबको ज्वाइन कर लें और समय पर स्टार्ट करें हम अपने जो है क्लास। नहीं तो ज्वाइन करने में जो अगर लेट करेंगे तो फिर बाद में जो है ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। हाँ पल्लव किस लिए सुन रहे हो आज हमारी? जी। ओके। तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं हम लोग भोजन। भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है या हम लोग के लिए भोजन क्यों ज़रूरी है, इसको ही हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोग कल पढ़े भी थे और फिर से इसको रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग इसमें देखेंगे, फिर से हम लोग इसको रिवीजन करते हैं। हम लोग रिवीजन करते हैं भोजन हम लोग के लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए कल हम लोग इसके बारे में देखे थे कि भोजन हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे अंदर होने वाले जितने सारे जैविक उपक्रम हैं वो हमारे भोजन से ही मिलता है। जैसे एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होता है। और जो हम लोग जो भी हमारे शरीर के अंदर जैविक क्रियाएं होती है या फिर हम लोग बाहर में जो भी हम लोग कार्य करते हैं, जैसे खेलते हैं, दौड़ते हैं या कोई भी एनी वर्क करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? भोजन चाहिए, क्योंकि उसी से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। दूसरा दूसरा अगर हमारा शरीर वृद्धि कर रहा है, मतलब छोटा सा अगर बच्चा हो, अगर उसको तो बड़ा होना ज़रूरी है कि नहीं? अगर जब तक वो बड़ा नहीं होगा तब तक तो मतलब कह सकते हैं कि कोई काम नहीं कर सकता है या फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता है उसको। तो वह जो है सभी काम को करने के लिए या बड़ा होने के लिए उसके लिए क्या चाहिए? तो बॉडी बिल्डर वाला मतलब ऐसा पोषक तत्व खाना चाहिए उसको कि जिससे हमारा शरीर जो है वृद्धि करे। तो वृद्धि युक्त जो है हमें जो भोजन प्राप्त होता है, मतलब जो हम प्राप्त करते हैं वृद्धि के लिए अपने शरीर के लिए, तो भोजन से ही प्राप्त करते हैं। देखिएगा कभी हम लोग उपवास लेते हैं, मतलब अगर हमारा अगर हम उपवास करते हैं, कोई पर्व त्यौहार करते हैं, जैसे रोज़ा रखा जाता है मुस्लिम धर्म के लिए। हम लोग जो है पूजा पाठ करते हैं जब दुर्गा पूजा जैसे नवरात्र होता है,
तो उसमें हम लोग भी उपवास रखते हैं, या कोई कोई पर्व त्योहार जैसे सोमवारी लोग करते हैं तो उसमें उपवास रखते हैं। तो आखिर उपवास जो हम लोग रखते हैं, तो हम लोग तो कुछ उस समय खाते नहीं हैं, तो हमें कहाँ से ऊर्जा प्राप्त होता है? तो हमारे अंदर, है ना, हमारे अंदर संचित ऊर्जा से हमें प्राप्त होता है ना। हमारे अंदर संचित ऊर्जा से क्या होता है? तो संचित ऊर्जा से ही हम प्राप्त करते हैं वह एनर्जी जो हम लोग क्या करते हैं, तो हम अपने शरीर में उस समय के लिए, जब हम लोग भोजन नहीं करते हैं, उस समय हमारी ऊर्जा प्रदान करने वाली ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। तो वो पोषक तत्व तो एक तरह से है जिसको हम लोग वसा कहते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट जो है चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे भोजन पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, जिसे हम शरीर की वृद्धि करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। और जो हम अगर उपवास रहते हैं तो उस समय हमारी वो क्या करता है, तो हमारे शरीर के लिए एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। तो अगर और बात करें कि मतलब मान लेते हैं कि हमारे शरीर की सुरक्षात्मक जो है सुरक्षा करने के लिए भी हमारे कुछ भोज्य पदार्थ होते हैं, जिससे अगर हम उसको लेते हैं तो हमारे शरीर जो है सुरक्षित होती है जर्म से, या फिर कह सकते हैं कि जो भी वायरस होते हैं, जीवाणु होते हैं, ये सारे सारे सूक्ष्म जीवों से हमारी रक्षा होती है अगर वो हम भोज्य पदार्थ लेते हैं। जैसे हम विटामिन के बारे में बात कर रहे हैं, विटामिन अगर हम लेते हैं तो क्या होता है, तो उस विटामिन से हमें प्राप्त होती है मतलब सुरक्षात्मक तत्व, एक तरह से उसको कहते हैं सुरक्षात्मक तत्व। बहुत सारे विटामिन हैं, तो उस विटामिन से हमें प्राप्त होती है। और खनिज लवण हमारे शरीर के जो भी उपापचय क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है, उसको ठीक करने का वो काम करती है। तो इस तरह से आप देख लिए कि हमारे भोजन जो है हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे और ये देखेंगे कि आखिर जो हम लोग भोजन करते हैं, कोई भी अगर हम भोजन अगर लेते हैं तो हम आखिर उसको बनाते कैसे हैं, क्योंकि हम तो डायरेक्ट तो ऐसा नहीं कि सभी भोज्य पदार्थों को डायरेक्ट ग्रहण करेंगे, तो कुछ उसको तैयार हम लोग करते हैं। पहले देख लीजिए, यहाँ पर कुछ भोज्य पदार्थों को दिखाया गया है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, यह पपीता है कि नहीं, और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ जो है आपका दाल है, यहाँ पर देख लीजिए फास्ट फूड अभी ड्राई फूड है, आपका बादाम है, यहाँ पर देख लीजिए ये अंडा है, और यहाँ पर देख लीजिए मांस है। ये सभी जो है हमारे भोज्य पदार्थ है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो भोज्य पदार्थ कहते हैं। इन्हीं सभी को अगर हम लोग ग्रहण करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के, जो अभी बात कर रहे थे, शरीर वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब हम ऊर्जा हम लेते हैं तो उसके लिए भी हमें ज़रूरत होती है। ये सभी के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो इन सभी भोज्य पदार्थों की हमें ज़रूरत होती है। ये जो आप सभी पदार्थ देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपका जो है पालक है, और यहाँ पर देख लीजिए दाल है। इन सभी की हमें ज़रूरत होती है कब, जब हम वृद्धि करते हैं, और अगर हमें जो है ऊर्जा अगर हमें प्राप्त करना हो, मतलब सभी चीज़ें जो है हम भोजन से ही प्राप्त करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के क्या हैं, तो विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं और खाद्य पदार्थ हैं। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि संघटक किसको बोलते हैं। तो अभी जस्ट बता रहे थे कि कोई भी भोज्य पदार्थों को डायरेक्ट हम लोग नहीं लेते हैं। हाँ, कुछ कुछ को तो लेते हैं, जैसे फल हो गया, उसको तो हम डायरेक्ट खा सकते हैं, धोकर खा सकते हैं। लेकिन अगर हमको कोई जैसे चावल खाना हो, दाल खाना हो, अगर कोई भोज्य पदार्थ अगर इस तरह से खाना हो जो डेली हम लोग फूड के रूप में लेते हैं, तो अगर हमको खाना हो तो पहले तो हमको तैयार करना होगा। तो तैयार करने में, है ना, भोजन को तैयार करने में जिन जिन अवयवों की आवश्यकता होती है, जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम संघटक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उन्हें हम संघटक कहते हैं। तो इस तरह से आप देख लिए कि किस तरह से जो है हम कोई भोज्य पदार्थों को प्राप्त मतलब जो है बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम चावल की बात करें, अगर हम चावल की बात करें तो देखिए यहाँ चावल जो है, यहाँ जो है चावल
आपका निम्नलिखित चीज़ों से बनता है। मतलब ये देखिए, कच्चा जो है, कच्चा चावल आपको चाहिए, उसके लिए फिर क्या चाहिए, तो उसके लिए जल चाहिए। अगर इन दोनों चीज़ रहेंगे तभी जो है चावल बन पाएगी। अगर आप देखिए बैगन का सब्जी को देखिए, ये बैगन को सब्जी है, ये बैगन की सब्जी बनाने में किन किन जो है संघटक की आवश्यकता होगी, किन किन भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, आपको इसमें बैगन की आवश्यकता होगी। आपको सबसे, अगर मान लेते हैं कि सब्जी बना रहे हैं तो बैगन को तो सबसे पहले चाहिए। दूसरा है आपका इन मसालों की आवश्यकता होगी। देख रहे हैं ना, अब मसालों में क्या क्या मतलब मसाले होने चाहिए, तो मिर्च होनी चाहिए, आपका धनिया होनी चाहिए, आपका लहसुन होनी चाहिए, आपका, देखिए 3 तो मसाला हो गया। अब आप इसको जो तलिएगा तो इसके लिए खाद्य तेल भी होनी चाहिए, और नमक होनी चाहिए, और ये जल होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सभी से हमारा तैयार होता है बैगन की सब्जी, है ना। उसको हम लोग चावल के साथ भी खाते हैं, या फिर दाल भात सब्जी के रूप में भी, सब्जी के रूप में उसको हम लोग खाते हैं। अगर हम मांस अगर हम बनाना चाहते हैं, है ना, अगर हम मांस अगर बनाना चाहते हैं तो, अगर हम मांस बनाना चाहते हैं तो मतलब, अब मांस किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपका मुर्गा का हो सकता है, या फिर आपका चिकन का हो सकता है, आपका जो बकरी का हो सकता है, भेड़ का हो सकता है, किसी का भी मांस हो सकता है। तो उस मांस को बनाने के लिए पहले क्या चाहिए, तो देखिए आपको सबसे पहले जो है कच्चा मांस चाहिए। क्या चाहिए, तो कच्चा मांस सर चाहिए। नहीं दिख रहा है। दूसरा जो है आपको चाहिए वह क्या चाहिए, तो आपको मसाला चाहिए। जैसे हम लोग बैगन का सब्जी सर बना दिख रहे नहीं थे रहा तो है। उसमें हमें मसाला चाहिए था, तो उसी तरह से अगर हम मांस बनाते हैं तो भी हमें उसमें मसाला की ज़रूरत होती है। अगर हम खाद्य सर तेल की दिख बात नहीं। करें तो देखिए, खाद्य तेल में भी हमें क्या चाहिए, तो देखिए खाद्य तेल में किसको तलते हैं, भूनते हैं, जिसको हम लोग भुंजा कहते हैं, मतलब उसको तलते हैं। तो मांस को तलने के लिए हमें खाद्य तेल भी चाहिए, और नमक और जल भी चाहिए। अगर हम नमक नहीं डालेंगे तो कोई स्वाद ही नहीं आएगा, और जल तो खैर उसको जो है बढ़िया से सर दिख नहीं रहा है। उबालने के लिए जो है हमें जल की आवश्यकता होती है। तो इन सभी जो है, ये सभी क्या है, यूरोपियन संघटक एजुकेशन है जो लिखा हुआ हमारे है जो है उस पर मुर्गा के। पीनट ठीक करो। है, लोगो चलिए। स्कूल का अगर हम खिचड़ी की अगर बात स्कूल का करें, लोगो लगा जैसे हमको हुआ मान है। लेते हैं खिचड़ी बनाना हो, तो खिचड़ी अगर बनाना हो, जून कर दिया। अगर मान लेते हैं कि अगर खिचड़ी अगर हमको बनाना हो, ठीक है, तो खिचड़ी अगर बनाना हो तो हमको खिचड़ी के लिए क्या क्या आवश्यकता होगी। अब दिखाई दे तो रहा है। सबसे पहले चावल। आपको खिचड़ी के लिए आपको चावल की लोक आवश्यकता होगी। कुमार बिना चावल बिना तो खिचड़ी बनेगा नहीं, तो खिचड़ी की आवश्यकता होगी। या फिर दाल की आवश्यकता होगी। चैट अब दाल में आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन खिचड़ी में दाल जरूरी होती है, तो दाल भी आपको चाहिए। आपको चाहिए क्या, हल्दी चाहिए, आपको चाहिए, नमक। तो हल्दी चाहिए, और आपको नमक चाहिए, और जल चाहिए। इन सभी से मिलकर के क्या होता है, खिचड़ी तैयार होता है। देखिए, इसको जो हम बता रहे हैं, एक एक करके बता रहे हैं, ये बहुत ही आवश्यक है हम सभी को समझने के लिए, क्योंकि इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, और दे दी जाती है उल्टा टपका, मतलब इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा कि आप फंस सकते हैं। जैसे दिया जाएगा क्या, कि निम्न भोजन तैयार करने के लिए, निम्न भोज्य पदार्थ दे दिया, निम्न भोजन तैयार करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। अब बताइए, अब वहाँ पर आप समझिएगा कि कौन कौन तीन चीज़ों सौ की आवश्यकता चौबीस होती है, गंजी पहन के तो पढ़ा अब जाता आप है। समझ गए कि ठीक है, इन चीज़ों का पदार्थ को ड्रेस डालेंगे पहन तो के पढ़ना हम जो कल है से। उस भोज्य पदार्थ को हम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर आप उन पदार्थों के बारे में नहीं जानिएगा कि वह पदार्थ जो है किस किस संघटक से मिलकर बनते हैं, किस किस संघटक से मिलकर तैयार होते हैं, तो आप वहाँ पर गलती कर सकते हैं। इसलिए ये जो आपको लिखा हुआ है, खैर ये सब जो है जो भी यहाँ चीज़ लिखी हुई है वो आपको एनसीईआरटी बुक से निकाली हुई है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछता है ना। लिट्टी के बारे में पूछ देगा, क्योंकि लिट्टी तो आप जानते ही हैं, लिट्टी हमारा जो है वह बिहार का कह सकते हैं कि बहुत ही मतलब प्रसिद्ध भोज्य पदार्थ है, जिसको लिट्टी चोखा के हम लोग नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है। किसी को भी अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, है ना। कमेंट सर कीजिएगा दिख तभी नहीं जाके रहा कोई है। सवाल आप कर पाएंगे, क्योंकि, है ना, जब हम पढ़ा रहे हो तो खैर बेवजह जो है आप लोग जो है किसी तरह से कोई डिस्कशन नहीं कीजिएगा, कोई जो है प्रश्न नहीं पूछेगा, हम उसके लिए आप लोग का समय देंगे। अब हम बात करते हैं लिट्टी की, है कि नहीं। अब लिट्टी हम लोग जानते हैं कि हमारा कितना प्रसिद्ध जो है लोग बिहार का सरकार भोज्य रहता पदार्थ है। है। तो लिट्टी के लिए क्या क्या संघटक है,
तो देखिए लिट्टी जो है हमारा, इसके लिए संघटक है। सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, आटा चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, तो सत्तू चाहिए, है ना। अब मान लेते हैं कि आटा से तो केवल तैयार नहीं होगे, आप बोलेंगे सर बिना आटा के केवल हम लोग खाते हैं लिट्टी, उसके लिए तो कोई जो है सत्तू की भी जरूरत नहीं होती है। तो देखिए हम लोग एक पदार्थों से भिन्न भिन्न जो है भोज्य पदार्थ बनाते हैं। कभी हम लोग देखिए जैसे और आटा ही देख लीजिए, आटा से कभी हम लोग पूड़ी बना लेते हैं, तो कभी हम लोग जो है रोटी बना लेते हैं, कभी पराठा बना लेते हैं, कभी कुछ बना लेते हैं। तो एक ही पदार्थ से हम लोग विभिन्न प्रकार के मतलब स्वादानुसार हम लोग उसको बनाते हैं। तो कभी कभी सत्तू का प्रयोग नहीं भी करते हैं तो भी वो लिट्टी पकती है, लेकिन एक्चुअली जो है मुख्य रूप से लिट्टी जो बनती है वो सत्तू के साथ ही बनती है। ठीक है। उसके लिए नमक चाहिए, उसके लिए प्याज चाहिए, उसके लिए लहसुन चाहिए, उसके लिए मिर्च चाहिए, अदरक चाहिए, एंड उसके लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए आपको घी चाहिए, है कि नहीं। इन सभी जो है पदार्थ से हमारा क्या होता है, तो लिट्टी तैयार होता है। अब देखिए इन सभी को हम जो बारे में बताए हैं, देखिए अगर हम इन सभी के बारे में जो हम बताए हैं, ये जो आपका ये जितने सारे पदार्थ है, जितने सारे सब पदार्थ है, इन सभी सत्तू के साथ हम लोग मिक्स करते हैं। ऐसा नहीं कि आटा के साथ जो है गूंथ देते हैं उसको। सत्तू, नमक, प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक, घी, है कि नहीं। और अगर हम उसमें और स्वादिष्ट बनाने के लिए अगर डालना चाहें तो उसमें हम लोग धनिया का पत्ता भी डाल देते हैं। तो इससे हमारा सत्तू तैयार होता है। फिर सत्तू को क्या करते हैं हम लोग, आटे में गूंथते हैं और गूंथने के बाद हम लोग उसको सेकते हैं आग पर। तो इस तरह से हमारा जो है लिट्टी बनती है। अब अगर हम खीर अगर बनाना चाहें, देखिए एक तरह का मीठा भोज्य पदार्थ है। अगर हम खीर बनाना चाहें तो उसके लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए आपको दूध चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको चावल चाहिए, उसके लिए आपको चीनी चाहिए, उसके लिए नारियल चाहिए, और उसके लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए आपको किशमिश चाहिए, है कि नहीं। तो इन सभी के लिए मतलब अगर हम इस सभी को अगर डालते हैं तो हमारा बहुत ही स्वादिष्ट तैयार होता है, ठीक है। अब हम लोग देख लिए कि संघटक किसको बोलते हैं, तो फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। भोजन तैयार करने के लिए जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उसे ही हम लोग संघटक कहते हैं, ठीक है। क्या, भोजन तैयार करने के लिए आप लोग लिख भी सकते हैं, भोजन तैयार करने के लिए जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उसे हम संघटक कहते हैं, ठीक है। ये सभी जो है भोज्य पदार्थ के अवयव के रूप में है। अब हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे, और यह आपका होगी खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। आप देख सकते हैं एक खाद्य सामग्री कितने, कल भी हम लोग इसको देखे थे, इसको रिवीजन करते हैं हम लोग, है ना। तो खाद्य सामग्री और उनके स्रोत के बारे में बात करेंगे। खाद्य सामग्री एक्चुअली हम लोग उसको दो भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं, तो उसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं, ठीक है। पहला आपका भाग हो गया पौधा के भाग, और दूसरा जो भाग हो गया वो जंतु उत्पाद, है कि नहीं। तो पौधे का भाग के अंतर्गत कौन कौन से पौधे के भागों को खाते हैं और किन किन जो है जंतु उत्पादों को हम लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे पहले पौधे के भाग को, और उसके बाद हम लोग देखेंगे जंतु के भाग को। तो पौधे के भाग को तो हम लोग देख भी लिए थे, लेकिन है ना, आज उस प्रेजेंटेशन के थ्रू देखेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखेंगे कि पौधे के कौन कौन से भाग हैं। ऐसे अगर बोला जाएगा कि खाद्य सामग्री या फिर भोजन के कितने स्रोत है, तो आप क्या बोलिएगा, दो स्रोत है। एक पौधे, है ना, और दूसरे मतलब पौधे मतलब कह सकते हैं कि पौधे उत्पाद, और दूसरा होगा यानी पादप उत्पाद, और दूसरा होगा आपका जंतु उत्पाद, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पहले हम लोग आएंगे पौधे उत्पाद के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पौधे के उत्पाद में। देखिए पौधे के स्रोत की अगर बात करें तो यहाँ देखिए दिखाया गया है कि पौधे का कौन कौन से भाग हैं, और हम लोग सभी भागों को हम लोग खाते हैं अलग अलग रूप से। ये देख रहे हैं, सर दिख नहीं रहा है। किसी को कोई दिक्कत है, हम सबकी आवाज, यस सर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं दिख है? नहीं रहा है, क्या नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है। यस सर, जो आप समझा रहे हैं। और हाथों में नहीं। देख लेते हैं, सभी को प्रॉब्लम है। एबीपीएन एजुकेशन के लोगो दिखाई दे रहा है, नो उस सर, पर क्लिक करो। चलिए, नो सर। इस तरह से देखें कि भोजन के स्रोत जो है,
हो गया। यस सर, दिखने लगा। यह जो है मैंने उन्हें भोजन तो के देखता स्रोत होगा। जो है ना, ये पौधे के विभिन्न भाग हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कितने कितने भागों को हम लोग जो है वो हम लोग खाते हैं पौधे के। तो सबसे फर्स्ट में हो गया आपका क्या, तो सबसे फर्स्ट में आपका नीचे में देख लीजिए, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, इसके बारे में हम लोग कल भी देखे थे। यह जो नीचे वाला जड़ जो है, यह जो जड़ वाला भाग है, इसको हम लोग रूट सिस्टम बोलते हैं, यानी इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो मूल तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल तंत्र। ठीक है, और ऊपर वाला जो भाग है आपका, ये आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, तो ये है आपका प्ररोह तंत्र, जिसको सूट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूट सिस्टम। अब देखिए पहले हम लोग जड़ को देख लेते हैं। ये जड़ जो आपको दिख रहा है ना, ये जड़ के भी दो भाग हैं। ये देख लीजिए, एक जो होता है प्राइमरी जड़, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मुख्य जड़ें हैं, इसको हम लोग प्राइमरी जड़ बोलते हैं या फिर प्राथमिक जड़ बोलते हैं, प्राइमरी रूट बोलते हैं। और इससे निकले हुए और भी जितने सारे भाग हैं आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपका दिख रहा है, ये जो है, या फिर ये जो भाग है, और ये जो भाग आपको दिख रहा है, सभी को दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, जी सर। ठीक है। तो ये जो आपको जो दिख रहा है, ये एक्चुअली है क्या, ये है आपका मतलब द्वितीय नहीं, सेकेंडरी सिस्टम, मतलब सेकेंडरी रूट इसको बोल सकते हैं, द्वितीय तंत्र, मूल तंत्र बोल सकते हैं। तो रूट सिस्टम का दो भाग होते हैं, एक को प्राइमरी सिस्टम मतलब प्राइमरी रूट बोलते हैं, दूसरे को सेकेंडरी रूट बोलते हैं। इसको भी हम लोग भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं यानी खाते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे भोजन पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, जिसके हम लोग जड़ों को खाते हैं, और कौन कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनके हम, है ना, उसके प्ररोह तंत्र को खाते हैं, सूट सिस्टम को खाते हैं। अब सूट सिस्टम है ना, सूट सिस्टम में कौन कौन से उसके भाग होंगे, तो सबसे फर्स्ट में देखिए, ये जो आपका दिख रहा है ना, आपको हम दिखाना चाह रहे हैं, देखिए ये जो आपका दिख रहा है, ये एक्चुअली है क्या, तो ये है तना, है कि नहीं, ये है तना, जिसको हम लोग स्टेम बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें भी वही चीज़ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्टेम बोलते हैं। ठीक है, आपका ये जो है स्टेम बोलते हैं, इसको भी हम लोग भोज्य पदार्थों के रूप में खाते हैं। दूसरा है आपका स्टेम, दूसरा है आपका लीफ, है ना, आप देख लीजिए, ये लीफ है, यानी आपको यह पत्ती आपको दिख रहा होगा, इन पत्ती को भी हम लोग क्या करते हैं, तो ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में। किसके रूप में, भोजन के रूप में हम लोग इसको ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट आप देख लीजिए, इसमें आपके फूल लगे हुए हैं, फूल से पहले बड होते हैं, है ना, आप देख लीजिए बड, इसको हम लोग बड बोलते हैं, इसको भी हम लोग ग्रहण करते हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर फ्लावर है, ये आपका फ्लावर है, तो फ्लावर को भी हम लोग क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। सोचिए फूल को कहाँ खाते हैं हम लोग, तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट में कि किस प्रकार से हम लोग फूलों को ग्रहण करते हैं, भोजन के रूप में खाते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि इसके जो फल है ना, इसके जो फल है उसको, यानी आप देख लीजिए, ये आपका फल है, ये आपका फल है, तो इनके फलों को भी हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इनके फल के अंदर बीज जो होता है उसको भी हम लोग किसके रूप में खाते हैं, तो भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक है, तो इन सभी को हम लोग एक एक करके लोग देख लिए कि इसके जितने सारे भाग हैं, यानी जितने सारे इसके जो है अलग अलग पार्ट्स हैं, सबको हम लोग खाते हैं किसी न किसी के रूप में। अब यहाँ पर देखिए एक नोड और इंटर नोड के बारे में आपको बताते हैं। इसको जो है हम लोग बोलते हैं नोड, मतलब जहाँ से वो तने निकलते हैं, फिर पत्तियाँ निकलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ये आपका जो है वो नोड है, तो हम दिखा रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो है आपका नोड है। यहाँ जो आपको दिख रहा है ये नोड है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, नोड है। ये सब आप समझ रहे हैं ना। ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ से ये जो दिख रहा है, मतलब जहाँ जहाँ जोड़ होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नोड बोलते हैं। ये सब नोड है। अब यह नोड और इस नोड के बीच जो आपको ये दिख रहा है,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं। ठीक है, आप इसको क्या बोलिएगा, इसको आप लोग इंटर इंटर नोड नोड। बोलिएगा। तो नोड हो गया, नोड हो गया, नोड के बीच जो आपका तना है इसको क्या बोलते हैं, तो इंटर नोड बोलते हैं। इंटर यहाँ भी नोड। आप समझ सकते हैं, यहाँ पर ये आपका नोड हो गया और यहाँ भी आपका नोड हो गया, और इसके बीच जो है ये, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग इंटर नोड बोलेंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए। अब इतने सारे पौधे के भाग होते हैं और उन सभी को हम लोग क्या करते हैं, तो भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से भोज्य पदार्थों को, यानी कौन पौधे के कौन कौन से भागों को हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे अब स्टार्ट करते हैं नीचे से ही, है कि नहीं। सबसे फर्स्ट में बात करेंगे जड़। जड़ को, है ना, ऐसा कौन कौन से पौधे हैं जिनके लोग जड़ों को खाते हैं। ठीक है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको मतलब इसको याद ही कर जाना है। आप इसको नोट कर लीजिएगा या फिर शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, इसको आप कंठस्थ याद कर लीजिएगा। हम कुछ कुछ जो परीक्षा में पूछी गई है अभी तक में, उसको भी हम बारे में बताएंगे, कितनी बार वो परीक्षा में पूछा गया है कि यह जो है यह पौधे के कौन से भाग हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले अब जड़ के बारे में बात करेंगे। जड़ कौन कौन से, अब मतलब जो पौधे के जड़ खाते हैं, तो सबसे फर्स्ट में आप अगर आप गाजर खाते हैं ना, तो गाजर जो होता है वो क्या होता है, जड़ होता है। जड़ को हम लोग उसको खाते हैं। आपका जो ये मूली दिख रहा है ना, ये मूली क्या है, तो एक जड़ है। ठीक है, आपका चुकंदर हो गया, चुकंदर हो गया, आपका सलगम हो गया, आपका शकरकंद हो गया जिसको शकरकंद बोलते हैं, ये सभी को हम लोग जड़ के रूप में खाते हैं। किसके रूप में खाते हैं, तो जड़ के रूप में खाते हैं। अब देख लीजिए तना। ठीक है, जैसे हम इसके तना के बारे में बताए थे, यहाँ जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअली है क्या, तो ये आपका तना है, ये आपका तना है। तो इस तने को हम लोग किसके रूप में खाते हैं, तो देखिए तने को हम लोग खाते हैं कौन कौन से पौधे के, तो सबसे पहले तो ईख आप खाए होंगे, कभी गन्ना खाए हैं ना, सभी लोग खाए होंगे गन्ना। अगर हम गन्ना को जी खाते सर। हैं तो उसके जो इंटर नोड होता है, आप देखे होंगे इंटर नोड, मतलब अभी बताए थे इंटर नोड किसको बोलते हैं, उसके जोड़ जोड़ के बीच वाले भागों को हम लोग खाते हैं, और उसमें रस भरा रहता है और बहुत ही हमें मतलब मज़ा आता है खाने में, आप लोग भी खाए होंगे। उसके रस को भी हम लोग पीते हैं, है ना, मशीन के द्वारा उसको क्या होती है, तो मतलब पेराई होती है, पेराने के बाद क्या होता है, रस निकलता है, तो उस रस को हम लोग क्या करते हैं, तो ग्रहण करते हैं। ठीक है, बहुत ही वो टेस्टी होता है और बहुत ही मीठा लगता है। आप लोग भी मतलब हमको उम्मीद है कि इसको लिए ज़रूर होंगे। आप देखिए आलू, अब बोलिएगा सर आलू जो है वो तना कैसे हो गया। आलू तो जो है ज़मीन के अंदर होता है, आप बोले ज़मीन के अंदर रहने वाले जो भी भोज्य पदार्थ होता है वह जो है जड़ होता यस है। सर। लेकिन देखिए जड़ होता है, उसको जो प्राथमिक और सेकेंडरी जो बोले, प्राइमरी और सेकेंडरी रूट बोले, वह जड़ होता है ना। उसके अंदर जो मतलब उसके जड़ के अंदर मतलब जो है तने के रूप में जो संचित होता है, वह एक्चुअली क्या होता है, जड़ नहीं होता है, वह तना होता है। तो आलू एक प्रकार का तना है। क्या है, तो आलू एक प्रकार का तना है, आप याद रखिएगा इसको, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। आलू पौधे के निम्न भाग हैं, ऑप्शन दे देगा, तना, जड़, है ना, आपका दे देगा फल, आपका दे देगा मान लेते हैं फूल, मतलब कुछ भी, मतलब ये बीज दे देगा। तो इसमें से क्या आंसर होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तना। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछी गई है। आपका देख लीजिए ये अरबी, अरबी एक प्रकार का क्या है, तो तना है। प्याज भी एक प्रकार का क्या है, तो तना है। और अदरक भी एक प्रकार का क्या है, तो तना है। ये सभी क्या है, तो तना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पत्तियां के बारे में। ये पत्तियां हम लोग पौधे के मतलब जो है पत्तियों को खाते हैं। तो किस किस पौधे के पत्तियां खाते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बंदा गोभी की। बंदा गोभी तो सबको देखे होंगे, अगर आप उसको अगर एक एक जो है मतलब अगर निकालते जाइएगा ऊपर से, तो आपको पत्ता के रूप में दिखेगा, है ना। आपको लगता है कि पत्ते ही यस सर। क्या होते हैं, तो मतलब एडजस्ट होते हैं, ज्वाइंट होते हैं एक साथ, तो वो एक्चुअली सही में वो पत्ता होता है ना। उसको हम बंदा गोभी कहते हैं, फिर पत्ता गोभी कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, तो पत्ता होता है, पौधे का पत्ता होता है, उसको हम लोग ग्रहण करते हैं पत्ते के रूप में। पालक हम लोग खाते हैं, तो पालक भी एक प्रकार यस का क्या सर। है, तो पत्ता है। सबसे स्टार्ट में आप देखे होंगे, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, एक्चुअली यह जो है आपका, यह है आपका, पत्ता। यह जो है आपका वो क्या है,
तो यह आपका पालक है ना। पालक कहा जाता है कि खनिज लवण से यस सर। भरपूर होता है, खास करके उसमें आयरन की प्रचुरता जो होती है वो अधिक होती है। वह भी जो है डॉक्टर्स हमें सलाह हमेशा देते हैं कि पालक हमेशा सेवन कीजिए, या फिर जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं जैसे मान लेते हैं साग हो गया, उसको भी आप सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको देख लीजिए। और अन्य साग जैसे लाल साग, हरा साग जो होता है, इन सभी को आप खा सकते हैं, है ना। और क्या खा सकते हैं, तो देखिए सरसों के साग हम लोग खाते हैं, खास करके आप अगर पंजाब के क्षेत्र में जाइएगा तो वहाँ पर सरसों का साग और मक्का का, है ना, रोटी जो है बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ लोग बहुत ही चॉइस से खाते हैं, जैसे यहाँ पर रोटी लोग खाते हैं, इस तरह से साग जो सरसों का साग होता है उसको पंजाब के लोग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ढंग से खाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, बंदा गोभी का आप खैर सलाद भी बना सकते हैं, है ना, सलाद भी बना सकते हैं। या देखिए फूल के बारे में बात करेंगे, है ना। फूल आप इस पेज में देखे थे, ये फूल है। तो इन ऐसा नहीं कि सभी फूलों को हम लोग ग्रहण करते हैं, सभी फूलों को खाते हैं, सभी फूलों को नहीं खाते हैं, कुछ फूलों को ही हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से ऐसे पौधे के भाग हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनके लोग फूल को खाते हैं। तो सबसे पहला तो आपका आ गया फूल गोभी, है ना, क्या गया, तो फूल गोभी आ गया। ये जो आपका है ये क्या है, फूल गोभी है। फूल गोभी में फूल ही होता है पौधे का, और उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। दूसरा आपका यह जो केले का फूल हो गया, ये केले के भी फूल को हम लोग खाते हैं, है ना। कभी कभी हम लोग कह सकते हैं कि लौकी का भी फूल को हम लोग भुजिया के रूप में खाते हैं, या फिर और भी बहुत ऐसे पौधे होते हैं जिनके हम लोग फूल को, है ना, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। आप यहाँ देखिए फल के बारे में बात करेंगे। फल, है ना, पौधे का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, और उसी के अंदर बीज रहता है, और बीजों का बिखराव से ही हमारे नए पौधे बनते हैं। तो देखिए पौधे जो ऐसे पौधे जिसके हम फल खाते हैं, तो कौन कौन हो गया। सबसे फर्स्ट में देख लीजिए आम, जिसे मतलब आम फलों का राजा भी कहा जाता है आम को। दूसरा आपका हो गया, वो हो गया क्या, केला, है ना, एक प्रकार का फल है। अमरूद एक प्रकार का क्या है, फल है। पपीता, बैगन, टमाटर, और क्या, भिंडी, है ना, और क्या, तो लकड़ी, ये सब एक्चुअली है क्या, तो ये सब फल के श्रेणी में आएंगे। किसके श्रेणी में आएंगे, देखिए खास करके अब ये फल। भिंडी अब दिख रहा है ना, तो भिंडी को आप ध्यान में रखिएगा। अब कहिए कि सर इसको तो सब्जी के रूप में लेते हैं, ठीक है सब्जी के रूप में लेते हैं, लेकिन इसको हम लोग फल भी कहते हैं। पौधे का क्या है, वो फल का भाग है। चलिए अब हम लोग बीज को देखेंगे। तो ये जो बीज है ना, बीज एक्चुअली है क्या, तो बीज के बिखराव से हम लोग नए पौधे बनते हैं। और कहा जाता है कि जो पौधे का जो जनन अंग है वो है एक्चुअली क्या, फूल। याद रखिएगा, पौधे का जनन अंग क्या है, फूल। अब यहाँ पर फूल। देखिए फल के अंदर बीज होता है, और बीजों से ही नए पौधे का जन्म होता है। मतलब बीजों का बिखराव होता है, जिसको कहते हैं प्रकीर्णन, है ना। बीजों का बिखराव क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकीर्णन बोलते हैं। तो जैसे ही हुआ, मान लेते हैं कि कहीं पर बीज गिरा और उसके लिए अनुकूलित, है ना, स्थिति अगर हुआ, अनुकूलित तत्व मतलब मान लेते हैं कि उसके लिए जो आवश्यक तत्व है बीज के अंकुरण के लिए, पौधे के जन्म के लिए, पौधे पौधे मतलब वृद्धि करने के लिए, अगर उसको सही ढंग से उसको मिला तो क्या कहोगे, वहीं पर पौधे का निर्माण होगा, है ना। तो आप देख लीजिए कौन कौन से ऐसे बीज है जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं। तो देखिए आपका चावल हो गया। अब बोलेगा चावल तो सर फल है, देखिए एक्चुअली हम लोग फल कहते हैं, लेकिन एक्चुअली पौधे का बीज है ना, क्या है, पौधे का बीज है। अब ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा ऑप्शन में देकर कंफ्यूज भी कर देता है, तो ध्यान में रखना होगा, आपको याद कर लेना होगा। चावल क्या है, एक प्रकार का बीज है ना। और विभिन्न प्रकार के जो दाल भी होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, तो ये सभी बीज के श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और आपका जो बादाम है ये भी बीज हो गया। आपका जो अखरोट है ये भी एक प्रकार का बीज हो गया। तो ऐसे बहुत सारे मतलब कह सकते हैं, अब सबका तो नाम लेना मतलब जो है पॉसिबल ही नहीं है। आप बस समझ जाइए कि बीज को भी हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। गेहूँ, चावल, दाल, बादाम, अखरोट, मक्का, ये सभी क्या है, तो बीज के श्रेणी में आते हैं। किसके श्रेणी में आते हैं, तो बीज के श्रेणी में आते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं बीज के बारे में। बीज एक्चुअली क्या होते हैं, तो दो प्रकार के बीज होते हैं, है ना। एक को बोलते हैं एक पत्री बीज, दूसरे एक को बीज बोलते हैं पत्री द्वि और पत्री। द्वि बीज अब हम पत्री। लोग इसमें देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। ये आपका एक पिक्चर ली गई है, और इसको आप पहले समझिए। देखिए आप क्या कीजिए, तो एक प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही आसान प्रयोग है। सभी के घर में क्या होते हैं, तो चने होते हैं, या फिर
कह सकते हैं कि कुछ दाल भी होते हैं, मसूर दाल हो गया, मतलब उसको कह सकते हैं कि बीज, मतलब उसको ऊपर से उसका आवरण लगा होना चाहिए, है ना, जिसको साबुत दाल बोलते हैं, ओह, ये होना चाहिए, है ना। तो आप प्रयोग करने के लिए क्या लीजिए, तो चना लीजिए। अब चना को पानी में फुला दीजिए एक दिन, है ना, एक दिन भर उसको रखिए, 24 घंटा रखिए। और 24 घंटा रखने के बाद उसको क्या कीजिए, तो अगले दिन उसको निकालिए और थोड़ी सी मतलब हवा उसको लगने दीजिए, मतलब निकाल कर कपड़े में उसको बांध दीजिए और कुछ देर तक छोड़ दीजिए, मतलब कह सकते हैं कि 12 घंटा या फिर एक आध दिन छोड़ दीजिए। और देखिएगा कि उसमें क्या हुआ, तो अंकुरन होने लगा। क्या होने लगा, तो अंकुरन होने लगा। इस प्रकार से आप उसमें अंकुरन देखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए बीज है और बीज मिट्टी के अंदर है। और यहाँ पर देख लीजिए कुछ उसको ये मिट्टी से पोषक तत्व तो मिला और कुछ तापमान मिला होगा, है ना, और कुछ नमी मिली होगी, तो ये बीजों में अंकुरन होने लगा। अब बीजों में अंकुरन होने लगा तो बीज दो तरह से निकल रहे हैं, देख रहे हैं ना, बीज से एक ऊपर वाला भाग हो गया, है ना, एक ऊपर वाला भाग हो गया और ये जो है ये नीचे वाला भाग हो गया। तो इनको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। अगर मान लेते हैं कि नीचे वाला भाग है, आप देख रहे हैं इसको, है ना, तो ये नीचे वाला भाग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मूलांकुर। और ऊपर वाला जो भाग होता है, जो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक ऊपर निकला, उसको बोलते हैं प्रांकुर, है ना। ये अलग अलग भाग बनता है। तो इसे देख रहे हैं, पहले तो पत्ती बना, फिर पत्ती से देख रहे हैं यहाँ पर तना का निर्माण हुआ, फिर आगे चल के वृद्धि करेगा, बढ़ेगा और एक पौधा का रूप लेगा। और नीचे जो देख रहे हैं ना, नीचे आपका जो जा रहा है, ये एक्चुअली क्या है, मूलांकुर है। और मूलांकुर से क्या बनता है, जड़ें बनती है, जड़ें का निर्माण होती है। और जड़ें जो है मिट्टी में चारों तरफ से फैल जाती है और मिट्टी से पोषक तत्व तो लेती है। और क्या लेती है, तो जल ग्रहण करती है, जो पौधे के लिए आवश्यक होता है। तो आप समझ गए कि इन इन बीजों में दो भाग होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं जो नीचे जड़ बनता है उसको मूलांकुर, और ये जो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं परांकुर। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ देख लिए कि बीज के दो भाग होते हैं। अब एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि पहले हम लोग चना का प्रयोग कर रहे थे, तो चना को जब आप फुलाइएगा अंकुरन होगा, मतलब इस तरह से मान लेते हैं कि अंकुरन होगा। ठीक है, खैर दूसरे बीज हैं, मान लेते हैं कि कोई सेम के बीज है, सपोज। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इसके जो, है ना, आप इसको अगर फुला दिए तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। एक्चुअली जो उसका मतलब ओरिजिनल साइज होता है सूखा हुआ भाग में, उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो उसके सभी तरह से चारों तरफ से वो फूल जाते हैं। और यह जो है इसके जो बाहरी आवरण है, ये देख रहे हैं ना, इसके बाहरी आवरण आसानी से, जिसको हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, तो छिलका बोलते हैं, है ना। उसके छिलकों को आप क्या कर सकते हैं, आसानी से फूलने के बाद हटा सकते हैं। जब वो सूखा रहता है तो उसको आप हटाना, मतलब उसको हटाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे ही अगर आप उसको फुला देते हैं, मतलब पानी के साथ उसको जो है ना, रखते हैं कुछ दिन के बाद, तो देखते हैं कि वो फूल गया और उसको आसानी से हटाया जा सकता है, उसके बाहरी आवरण को हटाया जा सकता है। तो जो बाहरी आवरण होता है इसे क्या बोलते हैं, बीजावरण बोलते हैं। अब उसको देख लीजिए, दो भाग में तोड़िएगा, बीज प्लस आवरण। आवरण मतलब क्या होता है, चारों तरफ से ढके हुए रहना। तो जो बीज का आवरण है उसी को लोग बीज आवरण बोलते हैं। तो इसके बाहरी जो परत होता है उसको बीज आवरण बोलते हैं। और यह क्या होता है, तो एक्चुअली इनके अंदर में संचित भोजन जो पदार्थ होता है, भोज्य पदार्थ होता है, उसको संचित करके रखता है, उसको सुरक्षित करके रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं उसके अंदर मान लेते बीजावरण हटा दिए, तो आपको इस तरह से दो पत्र दिखेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है। अगर आप मूंगफली खाए होंगे या फिर आप अगर चना खाए होंगे तो उसमें ऐसे आपको मिल जाएंगे, है ना। या फिर कोई दाल ही ले लीजिए, मसूर दाल ले लीजिए या कोई भी अन्य प्रकार का दाल ले लीजिए, उसमें अगर आप उसके बाहरी आवरण को हटाइएगा तो इस तरह से आपके दो गो क्या मिलेंगे, पत्र मिलेंगे अलग अलग। एक्चुअली है क्या, तो ये पौधे अरे बीज में ये संचित पदार्थ है, संचित भोज्य पदार्थ है। जब बीज अंकुरन मतलब होती है, यानी पौधे का निर्माण होता है, तो पौधे जो है इसी, यानी बीज कह सकते हैं फिर पौधे कह सकते हैं, शुरुआती दौर में ये देख रहे हैं ना, शुरुआती दौर इसके, तो शुरुआती दौर में इसी से क्या करते हैं, तो वृद्धि करते हैं, इसी से वो बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं, नो किसी को सर। दिक्कत तो नहीं, नो सर। समझ में आ रही है सभी को। यस सर। यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात। यस सर। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बीज पत्र बोलते हैं। और कोई कोई पौधे में एक बीज पत्र होता है, मतलब ये सिंगल होता है ना।
ये पौधे में कहीं कहीं सिंगल होता है तो कहीं कहीं में इस तरह से डबल होता है। तो जहाँ पर अगर दो रहेगा, है ना, यहाँ पर एक हो गया और यहाँ पर मान लेते हैं कि दो हो गया। अगर जहाँ पर दो रहेगा तो बोलते हैं उसको द्विबीजपत्री। क्या बोलते हैं? द्विबीजपत्री। मतलब ऐसे बीज, द्विबीजपत्री। हाँ, ऐसे बीज जिनमें दो पत्र होते हैं तो उसको द्विबीजपत्री बोलते हैं। और जिनमें एक होता है, सिंगल अगर होगा, मतलब मान लेते हैं कि केवल एक ही होगा इस तरह से, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक बीजपत्री। एक अब आइए हम लोग थोड़ा सा बीजपत्री। बैक में चलते हैं, है ना, बैक में चलते हैं और देखते हैं ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका चावल, ये जो आपका गेहूं दिख रहा है, ये जो आपका चावल दिख रहा है, सभी को दिख रहा होगा। ये जो जी आपका सर। चावल दिख रहा है और ये जो आपका है ना चावल और गेहूं दिख रहा है, और आपका मक्का, यस है ना, सर। क्या, तो मक्का, मक्का, ये मक्का भी एक तीन हम बता रहे हैं बीज के बारे में, गेहूं, चावल और मक्का। इसमें एक बीज पत्री होता है, मतलब एक ही सिंगल जो है वो पत्र होता है। और आपको जो कह सकते हैं यहाँ पर देख लीजिए, केला हो गया, है ना, या फिर आप बादाम देख लीजिए या अखरोट देख लीजिए, या फिर अन्य जो है भोज्य भोज्य पदार्थ देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि विभिन्न प्रकार के दालें हो गया, ये सभी में द्विबीजपत्री होता है। कितने बीज पत्र होते हैं इसमें? तो दो बीज द्वि पत्र होते हैं। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? तो द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री बोला जाता है। द्वि समझ में आ रही है सबको? बोलते हैं। चलिए, जी तो हम सर। लोग भोजन के बारे में देख लिए। बीज में जब वह अंकुरित होता है तो उस पौधे के लिए वह संचित करके रखता है अपने बीज पत्र में भोजन पदार्थ, भोज्य पदार्थों को। और जब वह पौधे बड़े हो जाते हैं तो यह अपने आप जो है खत्म हो जाता है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये अपने आप खत्म हो जाते हैं और बाद में ये पौधे पत्तियों के द्वारा भोजन बनाने लगते हैं और पौधा जो है वृद्धि करने लगता है। तो इस तरह से आप देख लिए कि भोजन जो है बीज में किस प्रकार संचित रहते हैं, तो कौन कौन से हम लोग बीज को, है ना, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। आप देख लीजिए, अब हम लोग जंतु उत्पाद के बारे में बात करेंगे, है ना। ये आपका जंतु उत्पाद है। कुछ कुछ जंतुओं को आपको चित्र दिखाई गई है। यानी दो प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, तो दो प्रकार से हम लोग मतलब पौधे के दो स्रोत होते हैं। एक जो होते हैं पौधे उत्पाद होते हैं, यानी पादप उत्पाद बोले, और दूसरे को जंतु उत्पाद बोले। आप यहाँ पर आइए और देखिए इसको। यहाँ पर पौधे जो है, पौधे के भाग को हम लोग जितने सारे थे ये देख लिए कि किन किन भागों को खाते हैं। अब हम लोग सेकंड में देखेंगे कि जंतु उत्पाद जो है वो क्या हैं। जंतुओं से हम लोग किस किस पदार्थ, मतलब किस किस जंतुओं के कौन कौन से पदार्थ को हम लोग खाते हैं, कौन 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 से उसके उत्पाद को खाते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग जंतुओं से क्या प्राप्त करते हैं, तो जंतुओं से हमें प्राप्त होती है। अब अगर भोजन वाली बात में कर रहे हैं तो दूध, भोजन वाली बात दही, अगर कर, ऐसे तो मक्खन। बहुत सारे हमें जंतुओं से प्राप्त होती है, लेकिन हम भोजन की बात कर रहे हैं। तो भोजन, है ना, हमें सबसे पहले तो हम दूध पता है प्राप्त होती है सर। जंतुओं से। उसके बाद क्या प्राप्त होती है, तो मांस और अंडे प्राप्त होती है। और क्या प्राप्त होती है, तो यस सर। हमें जंतुओं से भगवान शहद, बोले। है ना, क्या प्राप्त होती है, तो शहद भी प्राप्त होती है। यस सर। शहद भी प्राप्त होती है, किससे, तो जंतुओं से। जंतुओं जंतुओं से से। शहद भी प्राप्त होती है। तो दूध हो गया आपका, दूध हो गया आपका, मांस हो गया और अंडे होंगे। अब दूध हमें किस किस से प्राप्त होती है, तो ये जंतुओं कुछ नाम आपको लिखी हुई है, गाय, भैंस, बकरी, याक और ऊंट। सर। अब बोलेंगे कि सर याक और ऊँट से तो हम कभी मतलब जो दूध देखे ही नहीं है, खाए नहीं है। तो ऐसे इन मतलब जिन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में लोगों के लिए ये दूध देने का काम करते हैं, उनके दूधों का प्रयोग की जाती है। अब मान लेते हैं कि कहीं पर गाय है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि दूध मतलब वे लेंगे ही नहीं, पियेंगे नहीं, खाएंगे ही नहीं, है ना। तो इन जो है कुछ जंतुओं से हम क्या करते हैं, तो दूध प्राप्त करते हैं, याक और ऊँट से भी। बकरी तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। और जो गाय और भैंस तो हम लोग उसको, हम लोग हमेशा इसका दूध हम लोग ग्रहण करते हैं। अब दूध से बने हुए उत्पाद को भी खाते हैं, ऐसा नहीं है केवल हम लोग दूध ही को ही खाते हैं, दूध से बने हुए उत्पाद को भी सर खाते हम हैं। बोले। जैसे कौन कौन ऐसे उत्पाद हो गए, तो आपका ये दही हो गया,
आपका मक्खन, आपका घी, आपका घी, पनीर, पनीर, आपका छेना, छेना, आपका है ना मिठाई, क्रीम, आपका मिठाई, मिठाई, ये सभी क्या है, तो जंतुओं से आइसक्रीम, भोज्य मतलब कह सकते हैं कि बनने वाले पदार्थ हैं, मतलब दूध से बनने वाले उत्पाद हैं। और क्या क्या हम लोग इसको बनाते हैं, तो देखिए चॉकलेट भी बना लेते हैं, चॉकलेट, और हम लोग इसके आइसक्रीम भी बनाते हैं। किससे बनाते हैं, तो आइसक्रीम हम लोग बनाते हैं दूध से भी बनाते हैं, है कि नहीं। तो दूध से बनने वाले दही, मक्खन, घी, पनीर, छेना, ये सब जो है वो दूध से बने हुए उत्पाद हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मांस है ना, मांस और अंडे है ना, दोनों प्राप्त किससे होते हैं, तो मुर्गियों से होते हैं। केवल ऐसा नहीं कि केवल मुर्गियों से ही होते हैं, मुर्गी से भी होते हैं, बत्तख से भी होते हैं, या फिर विभिन्न प्रकार के जो मछली, है वह कुछ ऐसे पक्षी हैं जिनसे हम प्राप्त करते हैं मांस और अंडे दोनों। और मांस किसे किसे प्राप्त करते हैं, तो मांस देखिए, मांस तो गाय से भी लोग प्राप्त करते हैं, बकरी से भी लोग प्राप्त करते हैं, जैसे कि बकरी से भी लोग प्राप्त करते हैं। और ये मुर्गा और जो मतलब कह सकते हैं कि जो मुर्गी है ना, मुर्गा और मछली, मुर्गी थे, इनसे भी प्राप्त करते हैं। और मांस प्राप्त करने के लिए मछली का भी उपयोग करते हैं, और झींगा का उपयोग करते हैं, और केकड़ा का भी उपयोग जो है मांस के रूप में करते हैं। और भी अनेक प्रकार के, जैसे भेड़ का भी उपयोग करते हैं जंतुओं के रूप में। कनेक्टिंग जो हो भी गया। बात कर रहे थे उसको हम लोग रिजवाइन कर लेते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से आप देख लिए कि जंतुओं से किन किन जो है भोजन पदार्थ को हम लोग प्राप्त करते हैं, है ना। ये सभी जो है ये जंतु हैं, और इनसे हमें दूध प्राप्त होती है, अंडा प्राप्त होती है, और मांस प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे मत्स्य पालन, है ना। मत्स्य पालन जो है, ये जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग पीसी कल्चर कहते हैं, है ना। मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पीसी कल्चर कहलाता है। अब देख लीजिए यहाँ पर इस चित्र में ये लोग जो है मछली पालन कर रहे हैं। यहाँ देख लीजिए एक बड़ा सा तालाब है, और इस तालाब में क्या किए हुए हैं, तो मछली को ये लोग डाल रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये सब मछली को क्या कर रहे हैं, ये लोग डाल रहे हैं, छोटे छोटे मछली डालते हैं, और कुछ कुछ मछलियों को क्या करते हैं, जो बड़े हो जाते हैं उनको निकालते हैं दूर, और उसको जो है भोजन के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। तो आप याद रखिएगा पीसी कल्चर के बारे में। पीसी कल्चर क्या होता है, तो पीसी कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन होता है। मत्स्य पालन का अध्ययन को क्या कहते हैं, पीसी कल्चर, क्या कहते हैं, तो पीसी कल्चर कहते हैं मत्स्य पालन का अध्ययन को। अब कुछ ऐसे मछली होते हैं जो अलग अलग स्रोतों में पाए जाते हैं। जैसे मछली का स्रोत के रूप में अगर कहें तो नदी, तालाब, पोखर, है ना, और समुद्र में भी हमें मछली प्राप्त होती है। खास करके मीठे जो जल होते हैं उसमें मछलियां जो है वो हम लोग पालन करते हैं। और जो समुद्र से प्राप्त मछलियां होती है वो भी होती है, लेकिन वो बड़े बड़े मछलियां होती है, उसको हम लोग पालन एक कभी नहीं करते हैं, वहाँ से जाकर हम लोग उसको पकड़ते हैं, या फिर कह सकते हैं किसी तरह से उसको हम लोग लाते हैं जाकर। जो मछुआरे होते हैं वो अंदर में, समुद्र के अंदर में जाते हैं, मतलब वैसे जगहों पर जाते हैं जहाँ पर मछली का उत्पादन ज़्यादा होता है। कहा जाता है कि मछली ज़्यादा हमको प्राप्त होती है कहाँ से, समुद्र में, तो जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधारा है वहाँ पर मछली उत्पादन का बहुत अच्छा स्रोत होता है कि नहीं। तो वहाँ पर सबसे अधिक, जैसे आप ग्रैंड बैंक का नाम सुने होंगे, ग्रैंड बैंक आपका उत्तरी अटलांटिक में है, और वहाँ पर मछली का बहुत ही कह सकते हैं कि उत्पादन का बहुत बड़ा स्रोत है, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ से उत्पादन होती है। इसलिए क्योंकि गर्म भंडारा और ठंडी जलधारा दोनों मिलती है, तो यहाँ मतलब ऐसे जगहों पर अंडे जो है कुछ ज़्यादा देती हैं, और इनसे जो है मछलियाँ ज़्यादा प्राप्त होती है। इसको ध्यान में रखिएगा कि मछली के सब स्रोत हैं। ठीक है, और कुछ कुछ ऐसे मछली होते हैं जिनको हम लोग ग्रहण करते हैं। हम लोग तो मतलब मान लेते हैं कि मछली तो विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ इस प्रकार के मछली होते हैं जैसे झींगा, है ना। ऐसे तो झींगा है ना, झींगा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, मतलब अगर हम उसको ग्रहण करते हैं तो हमारे लिए बहुत सारे पोषक तत्व और बहुत विभिन्न प्रकार के जो है, कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जिनका इलाज भी है ना, जो झींगा के थ्रू होता है, झींगा खाने से वो ठीक हो जाता है। अब देखिए केकड़ा, केकड़ा भी
केकड़ा को भी हम लोग खाते हैं, भोजन के रूप में खाते हैं। महाचिंगट, ये भी जो होता है इसको भी हम लोग क्या करते हैं, तो भोजन के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। इससे इसके हम लोग मांस को खाते हैं। किसे खाते हैं? मांस को खाते हैं। खास करके आप केकड़ा का अगर देखिएगा तो केकड़ा के अंडे को भी लोग खाते हैं, है ना। आप अगर गांव देहात में अगर जाते हैं तो वहाँ पर आप कुछ कुछ मतलब व्यक्तियों को देखिएगा, तो उनके जो केकड़े के जो अंडे होते हैं, खास करके अभी के ही समय में जब धान की रोपाई होती है तो धान में ही केकड़े बहुत सारे मिल जाते हैं और उसके अंडे बड़े उजले उजले सफ़ेद अंडे मिलेंगे, तो उसको लोग तल कर खाते हैं। कहा जाता है कि उसमें गर्मी कुछ ज़्यादा होता है, लोग ठंड अगर किसी को लगता है तो उसको अगर देने से जो है बहुत ही ठीक हो जाता है। मतलब इस प्रकार के मतलब कहा जाता है, ऐसा नहीं कि मतलब इसको डॉक्टर लोग मना करते हैं, लेकिन गांव देहात के लोग इस तरह से करते हैं और केकड़े के अंडे को भी खाते हैं। तो केकड़ा एक मांस उत्पाद हो गया, उसके अंडे तो खैर अंडे होंगे। झींगा और महाचिंगट, ये सभी को क्या करते हैं, तो हम लोग मांस के रूप में खाते हैं। ठीक है। अब मत्स्य पालन को देख लीजिए। मत्स्य पालन मुख्य रूप से हम लोग है ना, मत्स्य पालन हम लोग मुख्य रूप से क्या करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि उससे हमें मांस प्राप्त हो सके, है ना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। अब मधुमक्खी के बारे में देखेंगे। देखिए, मधुमक्खी में एक मधुमक्खी के हम चित्र दिखा रहे हैं और इस चित्र के मदद से आप आसानी से देख सकते हैं। यह आपको ये जो आपको मधुमक्खी है, ये देखिए यह क्या कर रही है, तो फूलों के जो मकरंद है उसको वो ग्रहण कर रही है। देख रहे हैं ना, ये जो आप एक्चुअली मकरंद कहाँ से इकट्ठा करती है, तो पौधे के जो जनन अंग होते हैं फूल, और फूल में दो तरह के दो दो भाग होते हैं। एक को बोलते हैं एक को बोलते हैं हम लोग स्त्री केसर और दूसरे को बोलते हैं पुंग केसर। तो पुंग केसर में जो पराग कण होते हैं ना, ये जो पराग कण आपको दिख रहे हैं पौधे के जो सबसे ऊपरी वाला भाग हो गया, इसी पर ये मकरंद जो है रहते हैं। और चलिए यहाँ पर देख लीजिए, I will still love President of India, President of India. तो हम लोग मधुमक्खी के बारे में हम लोग देख रहे थे। यह देखिए मधुमक्खी है और यह मकरंद को क्या कर रही है, तो मकरंद को इकट्ठा कर रही है। क्या कर रही है, तो मकरंद को यह इकट्ठा कर रही है। आप इसको देख सकते हैं। और कहाँ से इकट्ठा कर रही है, तो यह फूल के जो पराग कण है ना, जो जो कह सकते हैं पुंकेसर के ऊपर वाले भाग, उसको ऊपर बैठकर ये इकट्ठा करते हैं, है ना। तो यह एक छत्ते रहते हैं और छत्ते में क्या करते हैं, ये सभी को संचित करके रखते हैं। एक्चुअली इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि हमेशा जो है फूल खिलते नहीं हैं, मतलब हमेशा तो फूल रहते नहीं हैं, एक सीजन पे ही रहते हैं। और नेक्टर भी जो मिलते हैं जिसको हम लोग मकरंद बोलते हैं, इसको नेक्टर इंग्लिश में बोलते हैं और उसको हिंदी में मकरंद बोलते हैं, क्या मतलब मीठे रस। यह पौधे मतलब पूरे सालों भर तो मिलते नहीं हैं, इसलिए छतों में इसको इकट्ठा करके रखते हैं। छत्ता में बहुत सारे श्रमिक होते हैं, मतलब श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है। उसमें एक रानी मधुमक्खियाँ होती है, मतलब एक छत्ते में कहा जाता है कि एक ही रानी मधुमक्खियाँ होती है। तो उस जो छत्ते होते हैं, छाता होता है, उसमें सभी जो है अलग अलग भागों से मकरंद को इकट्ठा करते हैं, संचित करके रखते हैं और ऐसे मतलब समय पर खाते हैं जब इनको कहीं से मकरंद नहीं मिल पाती है, तो ऐसे स्थानों पर संचित भोजन पदार्थों को ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए कि किस प्रकार से मधुमक्खियाँ जो है शहद बनाती है, शहद को तैयार करती है। अब देखिए मतलब मकरंद इकट्ठा करती है। अब एक्चुअली जो ये जो लोग होते हैं, मतलब ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं, यह संघकारी होते हैं, संघकारी कीट की श्रेणी में आती है। एक प्रकार का संघकारी कीट होते हैं। मतलब संघकारी मतलब क्या,
संकारी का मतलब एक साथ रहने वाले लोग, है ना। जैसे कह सकते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहना चाहता है। तो उसी तरह से किसी को दिक्कत तो नहीं है, किसी को समस्या तो नहीं है। नो सर। ठीक है, नो चलो बहुत सर। अच्छी नो बात है। सर। बहुत अच्छी बात, आप नो बस सर। सुनते जाइए और नो समझते सर। जाइए। और जो प्रॉब्लम होगी तो हम आपसे लास्ट में पूछेंगे कि किस प्रकार से प्रॉब्लम हो रही है या फिर कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आपको सभी को जो है बताएंगे। तो चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इन जो है जो कॉलोनिकल के बारे में बात कर रहे थे ना, मिशनकारी कीट के बारे में बात करते हैं। कॉलोनिकल इंसेक्ट जो होती है वह मतलब ये मधुमक्खियाँ संघ में रहना चाहती है, मतलब समूह में रहना चाहती है। वो ऐसा नहीं कि मतलब सिंगल या कहीं पर ये वो आप देखिएगा सिंगल देखिएगा, जहाँ भी रहेंगे तो ये समूह में रहेंगे और समूह में ही हमेशा रहना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि एक छत्ते में सभी मतलब अलग अलग जगह से भोजन को संचित करके रखते हैं और सभी फिर उस समय यूज करते हैं जब इनको भोजन कहीं से नहीं मिलता है, यानी मकरंद इनको कहीं से नहीं मिलता है, तो यही भोज्य पदार्थों को फिर अपने मतलब कह सकते हैं कि जिंदा रहने के लिए उसको यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक्चुअली ये जो मकरंद होते हैं ये तो पौधे के ऊपरी भाग मतलब जो फूल होता है वहाँ से ग्रहण किया जाता है। और यह क्या करते हैं, तो वे लोग मतलब उसको ग्रहण करते हैं और पाचन तंत्र के भीतर यह मकरंद कुछ इस तरह से जैविक क्रियाएं होती है और जैविक क्रियाओं का फलस्वरूप क्या हो जाता है, तो यही मकरंद जो आपको मकरंद है जो जहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं लोग मतलब फूलों के भागों से, तो यही मकरंद आगे चल के क्या हो जाता है, तो मधु और शहद के रूप में इकट्ठा हो जाता है। किसके रूप में इकट्ठा हो जाता है, तो मधु और शहद, क्योंकि मधु मतलब मधु होता है, मधु मधु इसको बोलते हैं, और शहद है ना, शहद के रूप में इकट्ठा होता है। किसके रूप में इकट्ठा होता है, तो यह शहद के रूप में इकट्ठा होता है। ठीक है। अब जो ये सब जो छाते होते हैं इसका उपयोग भी हम लोग करते हैं, किसके रूप में करते हैं, तो मोम बनाने के लिए करते हैं या फिर बहुत सारे औषधियों को तैयार करने के लिए भी करते हैं और ईंधन के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। किन का इस्तेमाल, तो इनके छत्तों का इस्तेमाल, है ना। किन का इस्तेमाल, तो इनके जो छत्ते होते हैं जो बच जाते हैं लास्ट में, इनके छत्तों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है। और जो बी कीपिंग और एपीकल्चर जो है, इनके मधुमक्खियों पालन के अध्ययन को हम लोग कहा जाता है। याद रखिएगा कि मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, एपीकल्चर। क्या कहेंगे लोग, एपीकल्चर। एपी कल्चर। हाँ, एपीकल्चर, या फिर इसको बी कीपिंग क्या कहते हैं, बी बी कीपिंग, कीपिंग। यस बी कीपिंग भी कहा जाता है। बी ठीक है। कीपिंग। अब हम लोग जैसे हम लोग देखे थे कि मत्स्य पालन के अध्ययन को हम लोग सेरीकल्चर कहते थे, तो इस तरह से इसके अध्ययन को हम लोग बी कीपिंग या एपीकल्चर कहा जाता है। तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं और नेक्स्ट में देखते हैं कि भोजन जो है हमें हम तक कैसे पहुंचता है ना, भोजन हम तक कैसे पहुंचता है। तो देखिए, एक हम पिक्चर के माध्यम मतलब एक जो है आपको इस जो है स्लाइड के माध्यम से समझाना चाहेंगे कि किस प्रकार से हम भोजन अपने थाली में पाते हैं, यानी उसको कितना दूर तक मतलब जो है वह उसको मतलब कह सकते हैं कितने सारे प्रोसेस उसको गुजरना होता है और हमारे थाली तक वो पहुंचता है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब कह सकते हैं कि समझदार लोग नहीं होते हैं, है ना। मतलब वे जो अनाज है, जो किसान के जो मेहनत है उसके वे लोग नहीं समझ पाते हैं। मतलब वे कह सकते हैं कि मतलब मतलब समझदार नहीं कह सकते, वो समझदार एकदम नहीं कह सकते हैं जो भोजन को वेस्ट करते हैं, मतलब थाली तक पहुंचने के बाद अनावश्यक रूप से भोजन को फेंक देते हैं। मतलब जितना खाना चाहिए एक्चुअली मतलब उतना ही भोजन हमें ग्रहण करना, मतलब उतना ही हमें लेना चाहिए। और मान लेते हैं कि अगर और ज़्यादा लेना हो या और खाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, और ले सकते हैं, बाद में भी हम मतलब उसको ले सकते हैं। लेकिन एक ही टूरी बहुत सारा ले लेने के बाद वे खाते नहीं हैं और फेंक देते हैं। तो बताइए कि कितनी सारे प्रोसेस के बाद वो गुजरना पड़ता होगा भोजन को। अब देख लीजिए, उसी के बारे में हम समझा रहे हैं। और इसके बाद हमको नहीं लग रहा है कि आप में कोई भी बच्चे जो हैं आज के बाद जो है भोजन को फेंकेंगे। हमको तो उम्मीद नहीं है कि आप इस तरह से कीजिएगा। देखिए, सबसे फर्स्ट में हम बात करेंगे अनाजों को खेतों में उगाते हैं। सब गेहूं का बात अगर बारे में बात करें तो गेहूं को क्या करते हैं, पहले खेत को तो तैयार करते हैं, ऐसे नहीं कि जाकर खेत में फेंक दिए बस हो गया फसल। पहले खेतों को तैयार की जाती है, तैयार करने के बाद हम लोग बीजों को रोपते हैं, मतलब रोपते हैं या फिर बीजों को छिड़कते हैं। इन गेहूं के बीजों को छिड़कने के बाद उसमें नमी भी मिलनी चाहिए, तो इसलिए पटवन भी कर देते हैं।
और उसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है, तो उसके बाद हम लोग उसमें खादों का छिड़काव करते हैं, फिर उसके बाद देखभाल करते हैं, फिर उसमें कहने का मतलब है कि जो अवशेष पदार्थ है घास के रूप में उसको हम लोग बाहर करते हैं, है ना। ज़रूरत पड़ने पर फिर से उसकी कोड़ाई भी की जाती है। और इतने जो है समय के बाद में लगभग 3 से 4 महीने का वक्त होता है, 3 से 4 महीने का। उसके बाद अनाज क्या करते हैं तो पकते हैं, है कि नहीं। और उसमें भी किसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब उन पर कीट आक्रमण कर देते हैं, तो फिर कीटों कीटनाशी जो है या कीटनाशी दवा का छिड़काव करना पड़ता है। जब अगर मान लेते हैं कि अनाज पक गया, अब अनाज को पकने के बाद क्या किया जाता है, तो काट कर दाने को अलग किया जाता है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि उसमें तो जो बहुत सारे डंठल होते हैं, डंठल से आपको क्या करना होगा, उन दानों को अलग करना होगा। तो इसके लिए क्या करना है, फसल की गहाई, उसको हम लोग बोलते क्या है, फसल की गहाई बोलते हैं, या दौनी बोला जाता है, या फिर उसको थ्रेसिंग भी बोलते हैं। किसको, तो मतलब जो उसके डंठल से दानों को अलग करना क्या कहलाता है, तो थ्रेसिंग कहलाता है, या फिर उसको हम लोग दौनी बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या करते हैं, तो इसके बाद आप देखिए, इसके बाद हम लोग करते हैं छिलकों को दानों से अलग करते हैं। अब ऐसा नहीं जैसे गेहूं मान लेते हैं वो मिल गया, अब जैसा धान ही सपोज दैट धान ही लीजिए। अब धान हमको प्राप्त हो गया, क्योंकि धान तो एक प्रकार का बीज है। अब धान प्राप्त हो गया तो उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे उसके साथ अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, है ना। तो उस अवशिष्ट पदार्थ को छिलके कहते हैं, छिलकों को हम लोग पहले बाहर करते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, या उसको हम लोग ओसाना भी कहते हैं, जिसको विनोइंग बोलते हैं। अवशेष पदार्थों को हवा चलाकर या फिर बहुत तेज अगर हवा चल रही हो, मतलब हवा चल रही हो, तो उसमें ओसाते हैं। जो भारी कण होते हैं, यानी हमारे जो दाने होते हैं वे नीचे बैठ जाते हैं, और जो अवशेष पदार्थ जो हल्के होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग ओसाना कहते हैं, ठीक है। अब उसको ओसाने के बाद मान लेते हैं कि हमको गेहूँ प्राप्त हो गया। गेहूँ को तो घर में महिलाएं लोग उसको सुखाती हैं, सुखाने के बाद फिर क्या करती है, धोती है, उसमें मिट्टी उट्टी जो कण होते हैं उसको बाहर करती है, चुनती है, बहुत मेहनत होता है। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, तो आटा चक्की में क्या करते हैं, उसको पिसाई करते हैं। आटा चक्की में उसको ले जाकर उसको पिसाई करते हैं, और पिसाई करने के बाद हमें क्या होती है, तो वह भोजन के रूप में हमें प्राप्त होती है, यानी आटा के रूप में प्राप्त होती है। और फिर आटा को घर में महिलाएं लोग उसको रोटी सेकती है, और रोटी बनाने के बाद हम लोग उसको ग्रहण करते हैं। बताइए कितने प्रोसेस के बाद हमारे थाली तक वह भोजन पहुंचा। और हम लोग अनावश्यक रूप से हम लोग भोजन को फेंक देते हैं, ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, और एकदम समझदारी नहीं दिखाते हैं। तो हमेशा समझदारी दिखाना चाहिए, हम लोग कभी भी भोजन को नहीं फेंकना चाहिए। साथ साथ अगर कोई दूसरे व्यक्ति भी ऐसा कर रहा हो तो उसे हमें समझाना चाहिए, है कि नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। सर थोड़ा शुरू से सब लिख लेते हैं। ऐसा कर लो कि इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, क्योंकि लिखने में बहुत सारा समय लग जाएगा, और सभी लोग जो है वेट फिर करेंगे बहुत समय के बाद। और हाँ, एक और बात है, इसको यूट्यूब पर भी डाला जा सकता है, मतलब डाला जा सकता नहीं, यूट्यूब पर भी इसको डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप इन सभी को देख लिए। अब देखिए अनाजों का भंडारण हम लोग किस प्रकार से करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनाजों का भंडारण जो है हम किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए चुनकर कर सकते हैं, सभी को दिख रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा है। हाँ यस ठीक है, सर, बहुत अच्छी बात यस है। सर। तो देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, तो अनाजों को भंडारण करने के पहले हम लोग उसको चुनते हैं। चुनने के बाद उसको फिर हम लोग फटकारते हैं। फटकारते इसलिए हैं क्योंकि उसमें कोई भी अवशिष्ट पदार्थ होता है तो उसको हम लोग बाहर कर दें, फटक कर। जो हल्के होते हैं वो बाहर हो जाते हैं। फिर उसको हम लोग धोते हैं, उसको छान कर फिर हम लोग अलग करते हैं। छान कर अलग करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं निथारना। क्या बोलते हैं, निथारना बोलते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग बोरों में या फिर टीनों में उसको मतलब भर कर और उसको हम लोग भंडारण कर लेते हैं। क्या करते हैं, तो उसको हम लोग भंडारण करते हैं। तो इस तरह से आप देख लिए कि अनाजों का भंडारण हम लोग किस प्रकार से करते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट में देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जंतु के कुछ भोजन संबंधी आदतें होती है। मतलब कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो केवल मांस को खाते हैं, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो केवल शाक को खाते हैं, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो इन दोनों चीज़ों को खाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को खाने वालों को हम लोग सर्वाहारी बोलते हैं। केवल मांस खाने वाले जो जंतु होते हैं उसको मांसाहारी बोलते हैं। और केवल शाक जो है खाते हैं, मतलब जो भोजन के रूप में केवल पौधे को ही खाते हैं, पौधे के विभिन्न भागों को ही खाते हैं, तो उसको हम लोग शाकाहारी बोलते हैं। आप इसको इंग्लिश में भी याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अब कहीं कहीं एग्जाम में हिंदी में ना देखे तो उसको इंग्लिश में ही दे दी जाती है।
तो शाकाहारी जंतु को क्या बोलते हैं? शाकाहारी जंतु को हर्बीवोरस बोलते हैं। और इन जंतुओं की श्रेणी में गाय, भैंस, बकरी, हिरन, घोड़ा, जिराफ, हाथी, ये सभी आ जाएंगे शाकाहारी जंतु के रूप में। दूसरा है आपका मांसाहारी जंतु। मांसाहारी जंतु जो है यह कौन कौन है? तो मांसाहारी जंतु को पहले देख लीजिए कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इसको इंग्लिश में कार्निवोरस बोला जाता है, कार्निवोरस। यह एक्चुअली जो है आपको याद रखना होगा, हमेशा याद रखना होगा। आप जैसे मांसाहारी आप याद रखते हैं, जैसे मांस खाने वाला जंतु को मांसाहारी बोलते हैं, उस तरह से आप जो है वो क्या रखिए, तो अभी देख लीजिए कुछ लोग जो है अभी एडमिट हो रहे हैं, तो एडमिट जो है समय पर होना है और समय पर होइएगा। देखो एक जो है बादल वर्मा गंजी पहन के बैठा हुआ है, गंजी पहन के बैठेगा तुम, एकदम जो है शर्ट पहनकर बढ़िया से बैठना है। अब डेली जो है सबको रीड किया जाएगा, देखा जाएगा कैसे लोग बैठ रहे हैं, सभी को बढ़िया से। अगर आपके पास ड्रेस है तो ड्रेस में बैठिए, और नहीं तो अगर बढ़िया से सही ढंग के कपड़े पहन के बैठिए, ठीक है। आपको सभी लोग देख रहे हैं, इसलिए आप ऐसा कुछ नहीं कीजिए जिससे जो है लोग आपको पर बोले या कुछ है ना कहे। इस तरह से आप शर्ट पहन के और सही ढंग से अपना है ना बैठे फ्रेश व्रेश होकर। देख लीजिए शेर है ना, शेर एक जंतु है जो मांसाहारी है, मांस पर डिपेंड रहता है। तो शेर हो गया, आपका बाघ हो गया, शेर है ना, बाघ और भेड़िया, तेंदुआ, ये सब जो है किस प्रकार के जंतु है? तो मांसाहारी जंतु है। सर्वाहारी जंतु कौन कौन है? तो सर्वाहारी जंतु को ओमनीवोरस बोला जाता है। मनुष्य, कौवा, तिलचट्टा। मनुष्य और तिलचट्टा, ये सभी जो है वह सर्वाहारी जंतु है। मतलब दोनों प्रकार के जो है भोजन ग्रहण करते हैं, शाकाहारी भी मतलब शाक भी ग्रहण करते हैं और मांस भी ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे जंतु होते हैं, जैसे कुत्ता और हम बिल्ली के बारे में बात करते हैं। कुत्ता और बिल्ली को लोग कहते हैं कि सर्वाहारी जंतु है। एक्चुअली इनका स्वभाव जो होता है वो मांस खाने वाला स्वभाव होता है, लेकिन ये पालतू होते हैं, है ना। पालतू होने के बाद ये मतलब सर्वाहारी हो जाते हैं। उनको घर के भोजन जो उनको दी जाती है ना, मतलब कुक फूड जिसको बोल सकते हैं, जो पकाए हुए भोजन, वे लोग ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि घर में लोग उसको पालते हैं, नहीं तो अपने स्वभाव से क्या होते हैं, तो कुत्ता और बिल्ली अपने स्वभाव से मांसाहारी होते हैं, है ना। इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बहुत अच्छी तरह से इसको सीखे होंगे, है ना। अब किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं, किसी को कोई यानी प्रॉब्लम? सर संगठक फिर से बता दीजिए तो। संघटक हम लोग उसको बोलते हैं, यानी जो भोजन को तैयार करने के लिए जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है ना, भोजन ये यही संगठक है। भोजन तैयार करने के लिए जैसे मान लेते हैं कोई सब्जी बनाना है या खिचड़ी बनाना है, तो खिचड़ी बनाने के लिए जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे चावल, खिचड़ी बनाने के लिए चावल, दाल, हल्दी, नमक, जल, ये सब की आवश्यकता हुआ, तो ये सभी संघटक कहलाए। क्या कहलाए? संघटक। संगठक। कोई दिक्कत किसी को और? नो सर। एनी प्रॉब्लम किसी को? नो सर। तो अब हम लोग क्लास खत्म करें।